नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करेंगे आज की खास सुर्खियों की और देखेंगे कि क्या है उन न्यूज में हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्वेश्चन हमारा जो था वो मेंस का था, दैट इज अबाउट hydrogen is being dubbed as an alternative fuel, however there are many problems associated with it. ठीक है, ये आपको डिस्कस करना था। एज सच किसी ने मुझे प्रॉपर आंसर का फॉर्मेट या अप्रोच कह सकते हैं नहीं भेजा है, बट हाँ आई हैव गॉट दी प्रॉब्लम्स बेसिकली दैट वी विल डिस्कस कि आप लोगों ने क्या कमेंट्स किया, अभी वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने आंसर जो लोग लिख रहे थे लगातार और जिन्होंने नहीं लिखा है उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ये सरप्राइज उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के लिए है जो डेडिकेटेडली हमसे जो है जुड़े हुए हैं और आपकी डेडिकेशन से बेस्ड रिलेटेड जो है ये सरप्राइज होगा। ठीक है, तो लिखते रहिए ऐसे ही आंसर्स को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा था एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें असर्शन और रीजन हमने दिया था आपको। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर है सी, वेयर असर्शन इज राइट बट रीजनिंग इज रॉन्ग। ठीक है, असर्शन का देखिए जो स्टेटमेंट दिया था अबाउट डार्क मैटर जो कि यूनिवर्स में है बट इट इज हार्ड टू डिटेक्ट। Absolutely correct, dark matter is in the universe but it is very very hard to detect। हालांकि उसकी जो रीजनिंग है वो ठीक नहीं यहाँ पर दी हुई है। रीजनिंग कह रहा है यहाँ पर कि जो डार्क मैटर है वो इजिली इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। जी नहीं, ऐसा नहीं है, डार्क मैटर इजिली इंटरैक्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो इजिली वर्ड दे दिया है ये आपका एक्सट्रीम वर्ड है। क्या है ये? एक्सट्रीम वर्ड। और एक्सट्रीम वर्ड जो है वो हमें हमेशा अवॉइड करने हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज डार्क मैटर डज नॉट इंटरैक्ट इजिली विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो जो रीजनिंग थी वही यहां पर गलत हो गई। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स। तो सबसे पहले सोनाली और पांडुरंगा आपने लोगों ने कहा है कि मैम प्लीज अपलोड वीडियोस डेली। मैं आपको बता दूं, देखिए वीकडेज में हमारे जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के वो जाते हैं, वीकेंड्स पर वीकेंड्स के प्रोग्राम आते हैं जो कि आपके लिए या तो यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड होता है या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होता है या फिर मोटिवेशनल होता है। ओके, दूसरी चीज, चंदन ने प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को एन्यूमरेट किया है। यहाँ पर चंदन ने बताया है कि क्या क्या वो प्रॉब्लम्स है जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं या एज अ प्रॉब्लम देखी जाती हैं। वो है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, लैक ऑफ मोस्ट एफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली फ्लेमेबल और नीड्स मोर डेवलपमेंट इन दी टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली करेक्ट हैं आप चंदन, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है, कोशिश करिए उसका अप्रोच बताने की, एटलीस्ट कि अप्रोच में आप क्या डालेंगे, इंट्रो में क्या देंगे, कंक्लूजन में क्या देंगे, बॉडी पार्ट में क्या देंगे, क्योंकि कोर तो हमारा सही होता है बट जो हमारा जो एरिया हमें फोकस करना होता है वो अक्सर हम गलत कर देते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस भी करिए, आप सही डायरेक्शन में हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है चंदन। उसके बाद जानवी ने हमें ऑप्शन सी बताया है फॉर द क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट हैं जानवी आप, बस आज हमें आपका मेंस का आंसर नहीं मिला। कोशिश करिएगा इसको अटेम्प्ट करने की और फिर से हमारे पास आंसर के साथ आने की। ठीक है, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा जानवी। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आज की न्यूज पर। हमारी सबसे पहली जो न्यूज है वो ऐसे टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि एक प्ली सामने आई है जिसके अनुसार, जिसमें यह कहा गया है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी एनफोर्स्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि उन्हें जो है रिस्पॉन्ड करना चाहिए on the petition to enforce the fundamental duties of citizens including patriotism and unity of the nation through comprehensive well defined laws। ठीक है, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पूछा है। ठीक है,
दूसरी चीज, अब आता है मुद्दा कि ये जो पूरी प्ली थी ये एक्चुअली किन बातों को सामने लाती है। तो देखिए, दो तरीके हैं, दो चीजें हैं जिनको की मुद्दा बनाया गया है। पहला है जो कि प्ली एम्फसाइज करती है वो ये कि नीड टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज अराइजेस फ्रॉम अ न्यू लीगल ट्रेंड ऑफ प्रोटेस्ट बाय द प्रोटेस्टर्स। ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया ताकि आपको दिख जाए। और ये प्ली की गई है इन विद रिगार्ड्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, ठीक है। और जो दूसरा मुद्दा है, जो दूसरी बात प्ली के थ्रू सामने आती है वो ये है कि देयर हैज बीन इंक्रीजिंगली डन बाय वे ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ रोड रेल रूट्स इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट टू मीट देयर डिमांड्स। यानी कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो क्यों, कैसे, किस प्रकार से हो रहा है, तो बाय ब्लॉकिंग ऑफ रोड और रेल रूट्स के थ्रू हो रहा है। और जो मेन मुद्दा है वो यही है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो कहीं बार्ड न हो जाए, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स किया जाना चाहिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो पूरी पेटिशन है इसमें रेफर किया गया है भगवत गीता को, राइट। भगवत गीता को भी इसमें रेफर किया गया है जो कि प्रकाश डालता है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसको और समझेंगे। अब मुद्दा उठ ही गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का। देखिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की, वो हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी, ऐड की गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। और ये कब किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि ये रिकमेंडेशन आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान भी होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज हमें बताती हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या होंगे किसी भी सिटीजन ऑफ अ कंट्री के। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि रिटन हैं इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट पेट्रियोटिज्म एंड स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ इंडिया। भारत में एकता और देशभक्ति को बनाए रखने और प्रमोट करने के नजरिए से इन्हें वो किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सभी सिटीजन्स को ये बताती हैं या ये ऑब्लिगेट करती हैं कि आपको नेशनल सिंबल्स हो गए, भारत के नेशनल एंथम हो गई, इन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, भारत के संविधान को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारे देश का जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसे चेरिश भी करना चाहिए और जो हमारा कल्चर है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और ये जो ड्यूटीज हमें ये भी बताती हैं कि इंडियंस जो हैं उन्हें जो एक भाईचारे की स्पिरिट है, कॉमन स्पिरिट है हमारे देश में भाईचारे की, वो डेवलप करनी चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्पर बनाना चाहिए और वायलेंस से, हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। और ये कुल जो है बेसिकली 11 है। यहाँ पर 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज एज इट इज हैं वो यहाँ पर इस ये कह सकते हैं इस इमेज में दी हुई है, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे इसके दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा हमारा है कि भाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं है और इसी के रिगार्डिंग प्ली डाली गई है कि इनको एनफोर्स किया जाए, ठीक है। ये भी बताया गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हेल्प करती हैं कोर्ट को ये डिसाइड करने में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है किसी भी लॉ की, किसी भी कानून की जो कि लेजिस्लेचर द्वारा पारित किया गया है या पास किया गया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, ठीक है। ये डिसाइड करने में मदद करती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये भी कहा जाता है कि एक रेफरेंस दिया गया है इन ड्यूटीज को इन द इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन कह लीजिए, ठीक है, या इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कह लीजिए, या फिर आर्टिकल 51 की बात कर लीजिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में, ठीक है। तो ये है हमारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। आगे चलेंगे, आप देख सकते हैं जो ये इमेज है बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ ABCD जैसी चीजें दिखेंगी, ठीक है। देखिए ये एक बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका है जिसे हम ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है।
trick to remember the duties. फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए होता क्या, ये इतनी सारी 11 ड्यूटीज हैं, अगर हम 11 की 11 ड्यूटी याद करने बैठेंगे तो हो सकता है कुछ वहां पर मिक्सअप हो जाए, हौच पौच हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है हमें याद रखना है A to K, ABCDEFGHIJ K तक। ठीक है, और A का मतलब है एंथम, ओके, या आप कह सकते हो फ्लैग आ गया इसमें। ए से अबाइड, फ्लैग एंड एंथम हो गया। बी से आपका बापू जी के नोबल आइडियाज हो गए। ठीक है, जैसे कि दोज नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वो आ गया। सी से आ गया आपका सेंटर से आ गया आपका यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी देश की। डी से होगा डिफेंस, यानी डिफेंड कंट्री व्हेन कॉल्ड। ई से हो गया इक्वालिटी, जो कि एनकरेज करती है ब्रदरहुड और वुमेन की डिग्निटी को। एफ से हो गया फोर्ट्स का मतलब हो गया वी हैव टू प्रिजर्व द फोर्ट्स एज वेल एज कल्चर। जी से हो जाएगा ग्रीन फॉर एनवायरमेंट। एच से हो जाएगा हाईटेक से हो गया ह्यूमनिज्म। आई से हो गया आई मेक द होल वर्ल्ड, आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि आपको टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस से दूर रहना है। ठीक है, जे से हो गया जीनियस। वैसे तो जीनियस जी से होता है, बट आपको जे से जीनियस याद रखना है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी को लेकर। और के से हो गया नॉलेज, दैट इज एडुकेशन, हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडुकेशन टू हिज चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो गए ए टू के हमें याद रखने के तरीके, ट्रिक्स फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपके पास इससे कुछ अलग ट्रिक है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, यहां पर मेरे आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये कि टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आज की डेट में। ठीक है, और दूसरा ये कि कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी वो किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुई थी, ये आपको हमें बताना है। ठीक है, तो ये है मेरे 2 क्वेश्चन, जरूर आंसर करिएगा इनको, क्योंकि ये बताएगा हमें कि हम कितने अप टू डेट हैं, और ये ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी है कि राइनो पोचर जो है वो जंप कर गया रिवर में वाइल एस्केपिंग फ्रॉम पुलिस कस्टडी। देखिए रिसेंटली जो है एक केस हुआ था पोचिंग का, जो कि ये केस था रिलेटेड टू 1 हॉर्न्ड राइनो से। ठीक है, और ये केस कहां हुआ था, तो ये केस हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम में। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पोचर थे बेसिकली वो पुलिस कस्टडी से भाग निकले हैं। ओके, जो कि सस्पेक्टेड पोचर थे, उनको अरेस्ट किया गया था केरला में, और अभी फिलहाल वो पुलिस कस्टडी से भाग गए हैं बाय जंपिंग इनटू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम्स बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पोचर भाग निकला, यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारा 1 हॉर्न्ड राइनो। 1 हॉर्न राइनो की अगर हम बात करें तो देखो इनकी 5 कैटेगरीज होती है, 5 स्पीसीज होती हैं राइनो की। कौन कौन सी होती हैं? पहली है हमारी व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, और द ग्रेटर 1 हॉर्न, ठीक है, ये दूसरी हो गई। तीसरी हो गया जावन, और चौथी हो गई सुमित्रन राइनो स्पीसीज इन एशिया। ठीक है, ब्लैक राइनो की अगर हम बात करें, पहली व्हाइट थी दूसरी ब्लैक थी। ठीक है, ब्लैक राइनो की अगर हम बात करें तो ब्लैक राइनो जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है, और ये इसकी साइज जो है ये स्मॉलर होती है ऑफ द 2 अफ्रीकन स्पीसीज। ये दोनों ही व्हाइट और ब्लैक अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन ब्लैक की साइज छोटी होती है। व्हाइट राइनो जो है इन्हें नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि भाई वी हैव क्रिएटेड एन एम्ब्रायो ऑफ द नदर्न व्हाइट राइनो बाय यूजिंग IVF प्रोसेस। ठीक है, देन आता है हमारा 1 हॉर्न राइनो जो कि वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। ओके, देन आता है जावन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, और सुमत्रन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। ठीक है, हालांकि इट हैज गॉन एक्सटिंक्ट इन मलेशिया, जो सुमत्रन है। ओके, तो ये 5 कैटेगरीज हैं ऑफ या 5 स्पीसीज हैं राइनोज की। इनके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, जो ग्रेट 1 हॉर्न्ड राइनो है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये इसकी स्पेशलिटी है, और यहां पर इनकी इमेजेस मैंने लगा दी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन्हें दे आर ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो। जो ग्रेट 1 हॉर्न राइनो है इन्हें इंडियन राइनो के नाम से भी जाना जाता है, और ये लार्जेस्ट होते हैं। इनकी साइज जो है बेसिकली वो लार्जेस्ट होती है ऑफ ऑल दी राइनो स्पीसीज। ये प्राइमरीली ग्रेज करते हैं विद अ डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट
ऑफ ग्रासेस ओनली, कह सकते हैं कि ये सिर्फ घास और पत्तियों पर रहते हैं, श्रब्स और ट्रीज या फ्रूट्स और इन चीजों की ब्रांचेस के उस पर जो है ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये जो स्पीसीज है इनकी, ये रिस्ट्रिक्टेड है टू स्मॉल हैबिटेट्स इन इंडो नेपाल तराई रीजन, ठीक है, और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और असम में। तो 3 जगह मुख्यतः ये देखे जाते हैं या पाए जाते हैं, इंडो नेपाल तराई बेल्ट में, वेस्ट बंगाल में और असम में। भारत में राइनोज जो हैं वो मेनली इन्हीं 3 जगहों पर मिलते हैं। कहाँ कहाँ? असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के पास जो है ये आपको दिख सकते हैं, ठीक है। देन असम जो है वहां पर एस्टिमेटेड टोटल 2640 यानी 2640 राइनोज 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? तो पबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। इन सब की लोकेशन आप देख लेना एक बार मैप में, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि देखिए लगभग 2400 जो हैं इनमें से ये काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल है इंडिया में, इनका जो बेसिकली पाए जाते हैं, तो इनका जो IUCN रेड लिस्ट पर स्टेटस है वो अभी वल्नरेबल का है। और थ्रेट्स है इन्हें किससे? ऑब्वियसली पोचिंग से तो होगी। और वो पोचिंग क्यों की जाती है? फॉर दी हॉर्न्स, या और दूसरा थ्रेट है इन्हें हैबिटेट लॉस का, ठीक है। अब यहां पर आपसे मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आपको ये बताना है कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, ठीक है। When is the वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? कौन सी डेट को ये मनाया जाता है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ओके। फटाफट से कमेंट कर दीजिए इसको जरा। हमारी जो तीसरी न्यूज है दोस्तों वो है अबाउट द वायलेशन ऑफ CRZ नॉर्म्स। तो देखिए क्या हुआ है, बिरहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंस्पेक्ट किया है एक बंगलो जो कि ओन किया जाता है यूनियन मिनिस्टर फॉर जिनका नाम है नारायण राणे, इनके द्वारा। और कहा, इन्हें एलिज किया गया है कि इन्होंने वायलेट किए हैं नॉर्म्स ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन, यानी कि CRZ नॉर्म्स जो हैं उन्हें इन्होंने जो है वायलेट किया है बेसिकली। एलिगेशंस क्या क्या लगाए हैं इनके ऊपर? तो ये कहा गया है कि जो यूनियन मिनिस्टर का बंगलो है उसको जो है नाम दिया गया है इलिसिटली, और वो कंस्ट्रक्टेड है विद इन 50 मीटर्स ऑफ द सी इन वायलेशन ऑफ द CRZ रूल्स, ठीक है। तो CRZ रूल्स के तहत जो है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से एरियाज आते हैं। इनके तहत जो है 50 मीटर में नहीं होना चाहिए कोई बंगलो, और इनका बंगलो आता है। जो क्रैकडाउन अज्यूम सिग्निफिकेंस है यहाँ पर वो है इन एस्केलेटिंग वर्बल स्पैट्स बिटवीन द 2 पॉलिटिकल राइवलरीज या राइवल्स विच वर अलाइज फॉर ईयर्स, ठीक है। तो ये 2 मुख्यतः बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं। भारत में जब हम बात करते हैं CRZ रूल्स की, तो CRZ रूल्स गवर्न करते हैं ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को विच इज नियर टू दी कोस्ट लाइन्स, ठीक है। और ये होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट या इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल इकोसिस्टम विच इज इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ द सी, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ एक्टिविटीज को, जैसे कि लार्ज कंस्ट्रक्शन हो गए, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज हो गई, स्टोरेज या डिस्पोजल ऑफ हजार्डस मटेरियल हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज को ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक। और दूसरी चीज की जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुई थी 1986 में, ठीक है। तो इस एक्ट के पास होने के बाद ही CRZ रूल्स जो हैं वो पहली बार फ्रेम किए गए थे 1991 में। और आफ्टर दीज वर फाउंड टू बी रिस्ट्रिक्टिव, बेसिकली जो सेंटर था उन्होंने नोटिफाई किया नए रूल्स इन 2011, जिसे इंक्लूड किया गया फॉर द एग्जम्पशंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नवी मुंबई एयरपोर्ट एंड फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। और वाइल CRZ रूल्स जो हैं ये बनाए गए यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, इम्प्लीमेंटेशन जो है इनका वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है, ठीक है। अब कोस्टल जोन रेगुलेशंस की बात करें तो देखिए कोस्टल जोन 1 जो है, ये मैप देख रहे हैं आप, इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं, और यहाँ बताया गया है कौन कौन सी जोन है। तो CRZ 1 जोन जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वाली है, CRZ 2 अर्बन डेवलप्ड एरियाज है, up to the shoreline of the coast। CRZ 3 रूरल और अर्बन एरियाज है विच फॉल आउटसाइड 1 and 2,
ठीक है। 3A में बात की गई है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज की, और 3B में बात की गई है एरियाज विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिलो 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर की, और CRZ4 की बात की गई है एक्वेटिक एरियाज अप टू दी टेरिटोरियल लिमिट्स को लेकर के। ठीक है, तो ये इमेज ध्यान में रखिएगा, और ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि CRZ जोन्स कौन कौन सी हैं और उनका क्या मतलब है। जो नए रूल्स बनाए गए थे CRZ रेगुलेशंस के तहत, उसमें गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया था कि भाई जो नए CRZ रूल्स हैं वो स्टेटेड होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन रूल्स का जो बेसिक था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आड़ में। ठीक है, और जो CRZ3 है जिसमें कि रूरल एरियाज भी आते हैं, वहां पर दो सेपरेट कैटेगरीज रखी गई जो कि अभी हमने बात की A और B की। A में आया आपका डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज विद अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 2161 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और नो डेवलपमेंट जोन जो है वो है अब 50 मीटर, और इसी के उस पर जो है बात की गई कि भाई यहाँ पर 50 मीटर का वायलेशन है एज अगेंस्ट 200 मीटर स्टिपुलेटेड अर्लियर। ठीक है, CRZ3B की कैटेगरी जो है वो बात करती है रूरल एरियाज विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर, और दे आर कंटिन्यू टू हैव अ नो डेवलपमेंट जोन एक्सटेंडिंग अप टू 200 मीटर। ठीक है, तो CRZ-B के तहत 200 मीटर तक ध्यान रखना है और उसमें 50 मीटर तक। ठीक है, नए रूल्स जो हैं दे हैव नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 20 मीटर और फॉर ऑल आइलैंड क्लोज टू द मेनलैंड कोस्ट एंड फॉर ऑल बैक वाटर आइलैंड्स इन दी मेनलैंड। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट की 2-3 है इनको ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। अब हम आते हैं कि कहां पर ये रूल्स अप्लाई होते हैं। तो देखिए ये जो रूल्स हैं ये स्पेशली रेगुलेशन जोन्स में डिफाइन किए गए हैं, वहां पर अप्लाई भी होते हैं अप टू द एरिया ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो डिपेंड करेंगी ऑन द क्राइटेरियाज जो कि पॉपुलेशन ऑफ एरिया पर है। ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द शोर पे डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार जो है नेचुरल पार्क और वाइल्ड लाइफ जोन में भी डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, जो लेटेस्ट रूल्स हैं अगेन मैं रिपीट करूंगी, वहां पर 20 मीटर तक आइलैंड के क्लोज में या मेनलैंड के क्लोज में कोई भी नो डेवलपमेंट जोन है। यहां पर बताया गया है CRZ में कौन कौन से आएंगे एरिया, CRZ2 में कौन कौन से आएंगे, 3A में कौन से आएंगे, 3B में क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर वेल डिफाइंड कर दी गई हैं। तो इनको एक बार देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू से रिलेटेड। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो मंडे को उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवी के 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में। ठीक है, अब मुद्दा यहाँ उठता है कि भाई प्रेसिडेंट का फ्लीट रिव्यू होता क्या है। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें, सरल भाषा में बात करें, तो कह सकते हैं कि ये वो है, इसे जो है कह सकते हैं कि ये वो दौरा है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो स्टॉक ऑफ नेवीज की कैपेबिलिटी को देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं उनके बारे में। यहाँ पर शोकेस किया जाता है हर प्रकार की शिप्स और कैपेबिलिटीज ऑफ नेवी की। ठीक है, और ये जो है टेक प्लेस करता है वंस अंडर एवरी प्रेसिडेंट हु इज दी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये उनके कार्यकाल में जो है एक बार होता है। जो प्रेसिडेंट है ही हैज टू बी टेकन ऑन वन ऑफ द नेवल शिप्स और विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स याच। ठीक है, ये जिस शिप से जाते हैं उसे प्रेसिडेंट्स याच कहा जाता है, और ये वहां जाकर हर प्रकार की शिप्स और डॉक्स का मुआयना करते हैं। ये याच जो है ये डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है बाय द अशोका एम्ब्लेम ऑन हर साइड एंड विल फ्लाई प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड ऑन द मास्ट। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। पहली चीज तो कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू की। तो देखिए ये फ्लीट रिव्यू जो है ये यूजुअली एक बार होता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स टेन्योर, और अभी तक 11 प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यूज हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये 11 जो हैं ये हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक के फ्लीट रिव्यूज हैं। ठीक है, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो नेवी का जो प्रेसिडेंशियल रिव्यू है ये
इट्स सेकेंड ओनली टू दी रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है उन्हें जो है यहाँ पर 21 गन्स का सैल्यूट दिया जाता है बिफोर एम्बार्किंग ऑन दी याच। और क्या होता है इस फ्लीट रिव्यू के दौरान, तो देखिए इन दिस मोस्ट फॉर्मल ऑफ नेवल सेरेमनीज इसे कहा गया है, और जितनी भी शिप्स होती हैं उन्हें ड्रेसअप किया जाता है इन फुल रिगैलिया विल, और वो सैल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट को एज द प्रेसिडेंट पासेस बाय। जो प्रेसिडेंट है ही विल आल्सो बी रिव्यूइंग द इंडियन नेवल एयर आर्म इन अ डे ऑफ स्पेक्टिकुलर फ्लाई पास्ट, ठीक है। और इन द फाइनल स्टेज ऑफ द रिव्यू अ मोबाइल कॉलम ऑफ वॉरशिप एंड सबमरीन्स विल स्टीम पास द प्रेसिडेंट्स याच, वो जो है गुजरती हैं उनके सामने से। अब यहां पर उठकर मेरे दो क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो जितनी भी प्रकार की नेवल शिप्स हैं क्या वो सभी यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं? डू ऑल नेवल शिप्स पार्टिसिपेट है? और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ दीज रिव्यूज हैव बीन हेल्ड टिल नाउ, ये आपको बताना है। हालांकि ये मैंने बताया भी है, बट स्टिल यू हैव टू टेल मी कि अभी तक कितने प्रेसिडेंट्स आए गए, उनके कार्यकाल में कितने प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यूज हुए हैं टोटल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके सिग्निफिकेंस की तरफ। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस की तरफ बात करेंगे तो देखिए ये जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर नेवी। नेवी के लिए बहुत अहम और खास मोमेंट है जहां पर कि वो अपने एलिगेंस और कमिटमेंट को तो शोकेस करती हैं, अपनी कैपेबिलिटीज का भी प्रदर्शन करती हैं कि वो देश की रक्षा में किस प्रकार से समर्थ हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन जो कि नेवी द्वारा फॉलो किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द नेवी ऑफिसर्स। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दैट लिंक्स सीफेरर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो फ्लीट रिव्यू जो है वो एक असेंबली ऑफ शिप्स है एट प्री डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्लेइंग लॉयल्टी एंड एलिगेंस टू द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। और जो यहाँ पर बात की गई है कि जो इंटर्न जो सॉवरेन है, ठीक है, वो हमारी दिखती है किससे? बाय रिव्यूइंग द शिप्स रीअफर्म्स हिज फेथ इन द फ्लीट एंड इट्स एबिलिटी टू डिफेंड द नेशंस मैरिटाइम इंटरेस्ट, ठीक है। देश का जो मैरिटाइम इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको डिफेंड करने में सॉवरेनिटी का जो मुख्य बिंदु है वो उभर कर सामने आता है। ये भी कहते हैं कि इट इज परहैप्स कन्विंस्ड एज अ शो ऑफ नेवल माइट, ठीक है, दो इट स्टिल हैज द सेम कोनोटेशन असेंबलिंग ऑफ वॉरशिप्स विदाउट एनी बेलिजरेंट इंटेंशंस। और अब जो है ये मॉडर्न टाइम्स में एक नॉर्म जैसा बन गया है, ठीक है। ये हमारे सिग्निफिकेंस थे, इंपॉर्टेंस थी इसकी। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट से रिलेटेड है। हाल ही में मुकेश अंबानी का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसने लॉन्च किया है एक जॉइंट वेंचर को विद यूरोपियन सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी SES, जिससे कि ये एंटर करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट स्पेस के तहत, ठीक है। तो यहां पर मुद्दा उठता है कि भाई ये सैटेलाइट इंटरनेट आखिर है क्या? तो देखिए जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये एक वायरलेस इंटरनेट है जो कि बीम डाउन होता है फ्रॉम सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग दी अर्थ। और ये जो हमारा केबल वाला इंटरनेट है उससे, या लैंड बेस्ड जो इंटरनेट सर्विसेज हैं DSL है, उससे काफी अलग प्रकार का है, ठीक है। जियो हो गया, भारती एयरटेल का वन वेब हो गया, बिलियनर एलन मस्क का स्टारलिंक हो गया, ये सभी they all want to send thousands of these satellites to the orbit. OneWeb ने प्लान किया है टू लॉन्च लगभग 648 सैटेलाइट्स, while मस्क का जो स्टारलिंक है उसको जो परमिट मिला है टू लॉन्च ओवर 4000 ऑफ देम, ठीक है। सो फॉर OneWeb जो है उसने लॉन्च किया है ओवर 400 सैटेलाइट्स अभी तक, और स्टारलिंक ने लगभग 2000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी है। और ये वर्थ नोटिंग है कि स्टारलिंक जो है वो प्लान कर रहा है टू लॉन्च 42,000 सैटेलाइट्स इन द कमिंग डिकेड, और जियो जर्नी अभी जस्ट बिगन हुई है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हमारा था सैटेलाइट इंटरनेट। एडवांटेजेस क्या होंगे? देखिए एडवांटेजेस सबसे पहला तो ये है कि जो टेलीकॉम फर्म है, ठीक है, द रीजन टेलीकॉम फर्म्स जो हैं वो क्यों इसमें एक्सप्लोर करना चाह रही हैं, क्योंकि देर आर दोज एरियाज वेयर फाइबर कनेक्शंस जस्ट कांट रीच, तो वहां पर ये सुविधा पहुंचाई जा सकती है। सैटेलाइट नेटवर्क्स जो हैं ये यूज किए जाएंगे फॉर ब्रिंगिंग कनेक्टिविटी इन सच एरियाज, जैसे कि हिल्स हो गए, रिमोट आइलैंड्स हो गए, ठीक है।
कंज्यूमर एप्लीकेशंस जो हैं वो नहीं होंगी, बट सैटेलाइट नेटवर्क्स जो हैं वो यूज किए जाएंगे फॉर एजेस इन मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑल्सो। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि अगर कुछ फायदा है तो वहां पर नुकसान भी है। नुकसान क्या है? तो नुकसान है सबसे पहला तो यहाँ पर कि जो एप्लीकेशंस और पावर ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट है उसे काफी एग्जाजरेट किया गया है। ठीक है, रियलिटी में ये नेटवर्क्स जो हैं इनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, और जिनमें से सबसे बड़ी जो है वो है लिमिटेशन जो है वो है हाई लेटेंसी और लो बैंडविड्थ की। ठीक है, लेटेंसी की अगर हम बात करें तो लेटेंसी का पूरा मतलब जो है वो इंटरनेट स्पीड से होता है, और बैंडविड्थ जो है वो डिटरमाइन करता है कि हाउ मेनी डिवाइसेस कैन कनेक्ट ऑन अ नेटवर्क एट द सेम टाइम। ठीक है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो करंट सैटेलाइट कनेक्शंस है दैट विल ब्रिंग लगभग 1 to 2 MB बैंडविड्थ which just about qualifies as broadband under India's broadband policy। ठीक है, ट्रबल शूटिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहां पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होगी। ठीक है, कौन सी मतलब सैटेलाइट्स होंगी जो कि इंडिया का जो ये इंडियन जॉइंट वेंचर है वो ये यूज करेगा? तो देखिए, जो जॉइंट वेंचर है दैट विल यूज जियो स्टेशनरी GEO एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO सैटेलाइट्स, वाइल स्टारलिंक और वन वेब जो है वो यूज करेगा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। LEO सैटेलाइट्स जो हैं वो चीपर होंगे टू मेक एंड डिप्लॉय बट रिक्वायर अ सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है GEO और MEO सैटेलाइट्स जो हैं ये लार्जर होंगी, ये डिप्लॉयड होंगी हायर ऑर्बिट्स में, और इसलिए इनकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। These satellites they will cover a larger area and require fewer ground stations which makes them ideal for targeted coverage area। ठीक है, और यूजेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है मिलिट्रीज में इनका यूज होगा। ठीक है, मेनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो है इनको यूज कर सकेंगे। हालांकि बहुत सारे इसे ये भी कंसिडर करते हैं कि दिस फॉर्म टू बी अनरिलायबल एंड टू एक्सपेंसिव टू बी मेड। ठीक है, दूसरी चीज रिमोट एरियाज में इनका यूज होगा। सैटेलाइट इंटरनेट कैन स्टिल अलाउ बिजनेस टू ओपन अप local branches and provide digital services, और a bank could also set up more ATMs in remote areas या regions if it has access to the satellite internet। ठीक है, तो ये फायदे होंगे, ये यूजेज होंगे हमें इन सैटेलाइट इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो बताइएगा जरूर मुझे कि व्हाट डू यू थिंक वेदर इट शुड बी लाइक इस पर और ज्यादा काम होना चाहिए या नहीं। क्या है आपके सजेशंस रिगार्डिंग सैटेलाइट इंटरनेट? ठीक है, अपना भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू बताइए हमें कमेंट करके कि व्हाट डू यू थिंक कि सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो कितना फ्रूटफुल होगा। यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमने सब कुछ देख लिया, अब ये कितना होगा इस पर हमें डिबेट करनी है, तो ये आप मुझे बात बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन आपको मैंने दिया है फ्रॉम दी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये आज का MCQ है, ये आपको हमें बताना है, तो फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ठीक है, और अगर आप अपनी तैयारी को एक और स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं तो स्मैश प्रीलिम्स में आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि 2022 की एडिशन के लिए जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो ऑब्वियसली चालू हो चुके हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और पुख्ता और जबरदस्त बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ थ्रू स्मैश प्रीलिम्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की खबरें। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हाँ, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं प्लीज उसके बारे में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.